तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के लेक्चर नंबर 1 के अंदर। आज के इस लेक्चर में हम केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की नींव रखने वाले हैं और आज हमें देखेंगे कि हमको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। और आज का जो भी यहाँ पर सेशन है ये बेसिक रहने वाला है बहुत ज़्यादा। टोटल 5 लेक्चर हैं इस चैप्टर में आपके जो हैं यहाँ पर टोटल ना, ये आज पहला लेक्चर है और 5 लेक्चर कौन कौन से हैं वो सब मैं आपको बताऊँगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर मैंने कहा 5 लेक्चर रहेंगे, तो आज लेक्चर 1 है, कल 2 आएगा, फिर 3, 4, 5। लेक्चर 1 में आज जो हम कवर करेंगे वो तो मैं बताऊंगा ही। लेक्चर 2 में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे हाइब्रिडाइजेशन वगैरह, रेजोनेंस वगैरह, ये सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। लेक्चर नंबर 3 में हम VSEPR थ्योरी है एक आपकी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, उसको कवर करेंगे। लेक्चर 4 में VBT है एक, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसको कवर करेंगे। और लेक्चर 5 में MOT है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उसको कवर करेंगे। फिर एक लेक्चर नंबर 6 हम बना देंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, जिसके बाहर आपके स्कूल एग्जाम में शायद ही कोई क्वेश्चन आए। सारे टाइप के क्वेश्चन उसमें जो है डालने की कोशिश रहेगी हमारी ना। तो इस तरीके से हम यहाँ पर चलने वाले हैं। तो शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 1। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज का टेबल ऑफ कंटेंट क्या है, यानी कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज के इस सेशन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे लिवाइस डॉट स्ट्रक्चर। लिवाइस डॉट स्ट्रक्चर। फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड। फिर टाइप्स ऑफ बॉन्ड जो हमारे हो जाएंगे खत्म, तो उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे और पढ़ेंगे फॉर्मल चार्ज। और उसके बाद एक लास्ट टॉपिक करेंगे बॉन्ड पैरामीटर्स। बॉन्ड पैरामीटर्स, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आप नोट कर सकते हो। आज हम इन सभी चीज़ों को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो शुरू करेंगे फिर बिना किसी देरी के। देखो, सबसे पहली बात है लिवाइस डॉट स्ट्रक्चर है क्या ना। लिवाइस डॉट स्ट्रक्चर यार किस काम आता है। लिवाइस डॉट स्ट्रक्चर में एक्चुअली हम करते क्या है ना, जितने इलेक्ट्रॉन बच गए होते हैं उनको एक डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। जो भी इलेक्ट्रॉन बच गए होते हैं उनको अपन एक, या बच गए होते हैं कहना गलत होगा, बल्कि ऐसा कह सकते हैं कि हम जो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको एक डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। दिखाता हूं मैं आपको। लिवाइस डॉट स्ट्रक्चर शुरू करते हैं, चलिए। तो लिवाइस डॉट स्ट्रक्चर क्या कहता है, ये कहता है द वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन are represented by a dot or cross. For example, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen। चलो इतना ही करते हैं। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, एटॉमिक नंबर कितना है भैया? 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? सबसे पहले शेल में 2 चले गए तो 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो मैंने उसको कैसे दिखा दिया, एक डॉट से दिखा दिया। इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो मैंने 2 डॉट बना दिए। इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो मैंने इसको 3 डॉट बना दिए। वैलेंस शेल क्या होता है, कैसा होता है, नहीं पता तो 3rd चैप्टर में जाओ, वहाँ सीख जाओगे। कार्बन के होते हैं 4, तो मैंने 4 बना दिए। नाइट्रोजन के सिमिलरली 5 होते हैं तो 5 बना दिए। ऑक्सीजन के 6 होते हैं वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन, तो 6 डॉट बना दिए।
इस तरीके से आप वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करोगे, बोलता है कौन, लिवाइस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद आपको ये भी बताया है कि कोई भी जो एटम है वो या तो ऑक्टेट या फिर डुप्लीट पूरा करना चाहता है। ऑक्टेट का मतलब है अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और डुप्लीट का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसीलिए वो कंबाइन भी करता है। तो किस तरीके से हम जब कंबाइन हो रहे हैं एटम तो उनको दिखा सकते हैं वो भी हम देख लेते हैं। जैसे Na2O ले लेता हूँ मैं एग्जाम्पल के लिए, Na2O, सोडियम 2 लिए हैं और ऑक्सीजन 1 लिया है, क्योंकि ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है देखो, 5, 6 इलेक्ट्रॉन है इसके वैलेंस शेल में, और जो सोडियम है उसके वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। और सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 2 8 1। मतलब अगर ये सोडियम ना 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ दे तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। और अगर वहीं पर ये ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है और ये 2 इलेक्ट्रॉन ले ले, 1 इलेक्ट्रॉन इस सोडियम से ले ले और 1 इलेक्ट्रॉन इस सोडियम से ले ले, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो सोडियम दे दे तो उसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, और ऑक्सीजन अगर ले ले तो उसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो सोडियम क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा। ठीक है, सिमिलरली ये सोडियम भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा। ठीक है, तो क्या बना लेगा ये, कुछ ऐसा बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। Na था 281 था, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, 28। सिमिलरली इसका भी 28 हुआ। ऑक्सीजन था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 2,6। अब 1 इलेक्ट्रॉन इससे लिया, 1 इलेक्ट्रॉन इससे लिया, तो ये 6 का कितना हो गया, 8 हो गया। तो ये Na कितने थे मेरे एटम, Na के 2 एटम थे, और दोनों ने 1 1 डोनेट किया तो 1 पॉजिटिव लगा लूंगा। और जो मेरा ऑक्सीजन है कितने एटम थे, 1 एटम थे, और कितने इलेक्ट्रॉन लिए, 1 इससे लिया, 1 इससे लिया, 2 इलेक्ट्रॉन उठा लिए तो 2 नेगेटिव लगा दूंगा। ठीक, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। एक और एग्जांपल करते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे है अपना MgCl2, आपको पता है मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, 282। तो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए मैंने। और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 287। आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। सिमिलरली इसके भी कितने होंगे, 7। तो मैग्नीशियम का 2 देने में फायदा है, और ये दोनों मैग्नीशियम से 1 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो ले लेंगे। तो मैग्नीशियम का 1 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा और 1 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा। तो क्या होगा देखो, मैग्नीशियम का 282 कॉन्फ़िगरेशन था, 2 इलेक्ट्रॉन इसने बांट दिए तो 28 बन जाएगा और मैग्नीशियम का ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। इसका 287 था लेकिन इसने एक इससे ले लिया तो इसका भी 288 बन जाएगा, इसका भी 288 बन जाएगा, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो दोनों जो है वो स्टेबल बन जाएंगे। तो जो Mg है अपना, उसने क्या किया, कितने एटम था Mg का, 1 एटम था, और कितने डोनेट करे, 2 डोनेट करे तो 2 पॉजिटिव। और जो अपना Cl था, Cl के कितने एटम थे, 2 एटम थे, कितने कितने इलेक्ट्रॉन लिए, इसने भी 1 लिया, इसने भी 1 लिया, तो -1। ठीक है, ऐसे कुछ फिर इसको हम लिख सकते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। बाकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर की सिग्निफिकेंस यही है कि वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन को डॉट से हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक हो गया ना। ऐसे ही आप इमेंस नंबर ऑफ एग्जाम्पल प्रैक्टिस कर सकते हो। बढ़ते हैं टॉपिक 2 की तरफ। क्या था, टाइप्स ऑफ बॉन्ड। देखो बॉन्ड 3 टाइप के होते हैं, आयोनिक, कोवलेंट और डेटिव या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कहते हैं ना, मतलब। तो देखो फिर चलो सीधे यहीं पर आते हैं। आयोनिक बॉन्ड,
आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड क्या होता है? द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय कंप्लीट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब कंप्लीट शेयरिंग का मतलब ये है, कंप्लीट शेयरिंग भी नहीं कहोगे इसको, कंप्लीट ट्रांसफर कहोगे एक्चुअली, क्योंकि शेयरिंग का मतलब तो फिर बांटना हो गया ना आपस में। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कि पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जा रहा है, उसके पास कुछ नहीं बच रहा। जैसे सोडियम था और क्लोरीन था, तो सोडियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन था वैलेंस शेल में क्लोरीन के साथ, तो सोडियम ने एक इसको दे दिया, कंप्लीटली ट्रांसफर करा दिया इसके यहाँ। तो सोडियम ने इसको एक कंप्लीट दे दिया, तो मतलब क्या हो गया, इनके बीच में एक बॉन्ड बन गया कंप्लीट शेयरिंग से। और ये बॉन्ड कैसा बॉन्ड हो गया? आयोनिक बॉन्ड हो गया। अब आप इन इलेक्ट्रॉन को नहीं भी दिखाओगे तो चलेगा, Na सिंगल बॉन्ड Cl। सिमिलरली आप ऐसे देखो MgCl2 था, या कोई सिंपल था लेते हैं चलो, NaCl तो अपना हो गया ना, NaCl के बाद अपन क्या ले सकते हैं, फिर बाकी कॉम्प्लेक्स है बहुत ज़्यादा, तो चलो वही ले लेते हैं, फिर MgCl2 ही ले लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा काम करना पड़ेगा। MgCl2 क्या है, Mg2 पॉजिटिव बना और Cl2 नेगेटिव बना। देखो समझो बात को, वो नेगेटिव बना मतलब Mg के पास कितने थे, 282, 2 इलेक्ट्रॉन थे आउटर मोस्ट सेल में, और Cl और Cl 2 बार थे, 7 थे भैया इलेक्ट्रॉन। तो इसने एक इसको कंप्लीटली दे दिया और एक इसको कंप्लीटली दे दिया, दिया ना, ऐसा ही तो किया कुछ। तो क्या होगा, Mg सिंगल बॉन्ड Cl2, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, और 2 को दे रहा है तो मैंने Cl के नीचे क्या लगा दिया, 2 लगा दिया। तो कंप्लीट ट्रांसफर से जो भी बॉन्ड बनता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पर बहुत बार पूछता है कैरेक्टरिस्टिक्स आयनिक बॉन्ड की, ठीक है ना, तो इसको भी लिख लो जरा, आयनिक बॉन्ड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, जो आयनिक बॉन्ड होते हैं ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, मतलब काफी ज्यादा सॉलिड होते हैं, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। और स्ट्रॉन्ग होते हैं इसीलिए क्या होता है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई होता है, हाई MP एंड BP होता है। तीसरा, ये अच्छे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, मतलब कि कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है इनमें काफी अच्छे तरीके की पाई जाती है भैया। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो इनमें सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करें तो ये पोलर सॉल्वेंट होते हैं। सॉल्युबिलिटी की अगर बात करें तो ये पोलर सॉल्वेंट होते हैं। पोलर सॉल्वेंट मतलब कि वाटर में सॉल्व हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं ना। पोलर मतलब होता है कि चार्ज जिसमें हो थोड़ा बहुत, तो ये पोलर सॉल्वेंट होते हैं। क्यों होते हैं पोलर सॉल्वेंट? क्योंकि इनमें हाई डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। क्या होता है? हाई डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कैसा होता है, ये नहीं समझना, बस इतना रखना है ध्यान में कि हाई डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है और इसीलिए पोलर सॉल्वेंट होते हैं। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। पहला, क्रिस्टलाइन सॉलिड होती है इनकी फिजिकल स्टेट, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं, अच्छे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, कंडक्शन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। और सॉल्युबिलिटी की बात करें तो पोलर सॉल्वेंट होते हैं, हाई डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनमें मिलता है। ये था पहला टाइप का बॉन्ड। दूसरे बॉन्ड की बात करें तो वो है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड तो ये होता है द बॉन्ड formed by the mutual sharing of electron,
म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि डोनेशन नहीं किया पूरे इलेक्ट्रॉन का, शेयरिंग कराया, तू भी ले ले मेरे को भी दे दे। जैसे CH4 है, कार्बन की 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, हाइड्रोजन के भी 4 होते हैं, तो 4 हाइड्रोजन भी हैं। H कितने हैं? 4 ही तो है, यहाँ पर लिखा है ना CH4, तो इसका मतलब 4 क्या है? H है। तो कार्बन क्या कहेगा हाइड्रोजन से? कार्बन क्या कहेगा हाइड्रोजन से? तू अपना एक बॉन्ड मेरे को दे दे, तो ये इससे एक बॉन्ड ले लेगा, इससे एक बॉन्ड ले लेगा, इससे एक बॉन्ड ले लेगा और इससे एक बॉन्ड ले लेगा। 4 तो इसके ही थे ना, 4 इलेक्ट्रॉन तो कार्बन के ही थे और एक किसने हाइड्रोजन से ले लिया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन के हो गए। अब हाइड्रोजन कहेगा भैया तूने तो मेरे ले लिए, मेरे पास क्या बचा? तो ये कहेगा तू भी अपना एक मेरे को दे दे, और हम शेयरिंग करते हैं। हम क्या करते हैं? शेयरिंग करते हैं। तो इन लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन आपस में बांट दिया, तो कैसा बन गया? CH4 बन गया, मतलब C सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। तो ये म्यूचुअल शेयरिंग से बना हुआ एक बॉन्ड है, जिसको क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। जल्दी से इसको भी नोट कर लेना। अभी इसमें एक अच्छे एग्जांपल करने आपको आने चाहिए कोवेलेंट बॉन्ड में। जैसे CO3 नेगेटिव है, क्या है? CO3 2 नेगेटिव होता है। अभी कोई आपसे बोलते हैं इसको ड्रॉ करो, तो ये आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। कार्बन है ना, कितने ऑक्सीजन दिए हैं? 3 ऑक्सीजन। तो पहले तो सिंगल सिंगल बॉन्ड देके तीनों साइड ऑक्सीजन को लगा लो। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, मतलब 4 ही बॉन्ड बना सकता है। 3 बना चुका है, एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा। लेकिन ऊपर पे 2 नेगेटिव का चार्ज है। इस 2 नेगेटिव के चार्ज का मतलब है कि एक 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास फालतू हैं, उसमें से एक माइनस का चार्ज इस ऑक्सीजन का है और एक माइनस का चार्ज इस ऑक्सीजन का है। तभी हम कहते हैं कि ये जो CO3 है ये कितना है? 2 नेगेटिव है। क्योंकि मैक्सिमम बॉन्ड तो 4 ही बन पाएंगे, तो कार्बन ने एक के साथ तो 2 बॉन्ड बनाए। इस ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट पूरा है, लेकिन इन दोनों ऑक्सीजन के साथ एक एक बॉन्ड ही बना पाया। उसको बैलेंस करने के लिए अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन फालतू हैं, तो हमने एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया और एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो इनका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। चेक कर लेते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना ऑक्सीजन के बाद, एक के साथ इसने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, और एक हमने इसको दे दिया तो 8। ठीक है ना? इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है यार, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ें मैं आपको बताते जा रहा हूँ। ठीक है ना? इसको यहाँ पर आप याद करते रहना। ठीक है, ये था कोवेलेंट बॉन्ड का केस। अब तीसरा जो बॉन्ड है उसको देखते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या फिर जिसको अपन डेटिव बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड या जो डेटिव बॉन्ड है वो क्या होता है? तो इसमें अपन लिख सकते हैं कि व्हेन both electron which were shared comes from one atom, then the bond is called as coordinate और डेटिव बॉन्ड। जब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं ना एक बॉन्ड में को फॉर्म करने के लिए, तो जब वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम से आएंगे, कैसे आएंगे? एक ही एटम से। फॉर एग्जांपल इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, ठीक है ना? एरो है ना ये। एग्जाम्पल के लिए ले लो NH4 पॉजिटिव। NH4 पॉजिटिव ऐसे बनता है, NH3 कोऑर्डिनेट H पॉजिटिव। समझो कैसे होता है? देखो जैसे N है, N ने 3 के साथ तो H बना दिया। अब नाइट्रोजन 15वें ग्रुप का आता है, सोडियम मैग्नीशियम लिग्निन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन पोटेशियम कैल्शियम
इस तरीके से आप करते जाओ करते, सॉरी सेवन्थ इसका क्या है, एटॉमिक नंबर है। तो नाइट्रोजन कितने में आता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है ना, 7 में आता है। और अगर आप इस तरीके से करते जाओगे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, तो यहाँ से आगे सोडियम से जितने भी आगे आपका जो भी नंबर आ रहा है वही उसका जो है ग्रुप स्पेसिफाई कर दे रहा है। मतलब जैसे सोडियम आपने बोला, सोडियम कितने नंबर पे आ रहा है, 11 नंबर पे, प्लस 10 कर दो, 11वां ग्रुप हो जाएगा सोडियम का। मैग्नीशियम कितने में आ रहा है, 12 में ना, मैग्नीशियम कितने में आ रहा है, 12 में आ रहा है, तो 12वां ग्रुप हो जाएगा। इस तरीके से हम ग्रुप को स्पेसिफाई करते हैं। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूँ नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन का क्या सीन है कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन को हम कैसे पता लगा सकते हैं, नाइट्रोजन के लिए ट्रिक क्या है कि 7 इसका एटॉमिक नंबर है, 2 इलेक्ट्रॉन पहले सेल में आ गए, 5 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में बचे। अब जिनके वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसका होगा, 15वें ग्रुप का मेंबर होगा। तो इसके पास कितने होने चाहिए, 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 3 इलेक्ट्रॉन तो इसने हाइड्रोजन के साथ शेयर करे हैं, एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने अपना हाइड्रोजन को दिया है और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने अपना नाइट्रोजन को के साथ शेयर किया है। तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे, इसके पास क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन बचे। तो ये कहता है कि मैं अपने दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दूंगा। लेकिन इसने हाइड्रोजन से लिया कुछ नहीं, इसने क्या करा, अपने ही 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दिए। मतलब जो ये बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन लगे हैं वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसने दिए हैं, नाइट्रोजन ने दिए हैं। हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन नहीं दिया। तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है इसको अपन क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं या फिर डेटिव बॉन्ड बोलते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं या फिर डेटिव बॉन्ड बोलते हैं। नोट कर लो इसको, नोट कर लो। ठीक है, और एग्जांपल देखो कोऑर्डिनेट के। एक तो NH4 पॉजिटिव था, दूसरा है ओजोन O3, इसमें कुछ ऐसा सीन है। ठीक है, क्या होता है कि एक ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 6 है ना, वैसे ही 3 ऑक्सीजन है तो इसके पास भी 6 होंगे, और जो इधर वाला ऑक्सीजन है इसके पास भी 6 होंगे। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने 2 बॉन्ड और अपने 2 बॉन्ड से एक डबल बॉन्ड अपने बीच में क्रिएट कर देंगे। अब ध्यान से देखो, 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास बचे हैं, 5 6 7 8, 2 इस बॉन्ड के 2 इस बॉन्ड के, 4 इलेक्ट्रॉन हुए और 4 इसके पास बचे हैं, तो इसका ऑक्टेट पूरा है। और 1 2 3 4 इसके याले और 4 इस बॉन्ड, इन 2 बॉन्ड से, तो इसका भी ऑक्टेट पूरा है। तो ये इसके साथ शेयरिंग नहीं कर पाएगा, तो ये क्या करेगा, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको ऐसे ही दे देगा कोऑर्डिनेट करके। तो ये क्या बना देगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसके साथ फॉर्म करेगा। ठीक है ना, ये है O3 का। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ जो आप हमेशा से सुनते भी आए होंगे जनरली, H2SO4 का, H2SO4 का। इसमें क्या होता है, सल्फर को बीच में लो, इधर पे OH लगाओ, इधर पे OH लगाओ, ऐसे इसका स्ट्रक्चर बनता है। और ये 2 ऑक्सीजन के साथ जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है सल्फर। ठीक है ना, इसको भी नोट कर लेना, इसको भी नोट कर लेना। तो ये सारे जो हैं अपने क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है या फिर डेटिव बॉन्ड है, तीसरे नंबर का जो अपना बॉन्ड होता है। और 3 ही बॉन्ड अपने हैं यहाँ पर। अच्छा, टाइप्स ऑफ बॉन्ड भी हो गया। इसके बाद मैंने क्या बताऊँ, कहा था फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज देखते हैं। फॉर्मल चार्ज का मतलब है कि किसी इलेक्ट्रॉन ने कितने इलेक्ट्रॉन उधार ले रखे हैं, कितना चार्ज है उस एटम के ऊपर। किसी भी एटम के ऊपर का अगर आपको चार्ज निकालना है तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, फॉर्मल चार्ज बोलते हैं या फिर FC बोलते हैं। फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला मेरे साथ रट लेना, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू V माइनस L माइनस हाफ S। ये भाई इसको रटते जाओ प्लीज, यहीं पर याद करना है क्लास में। V माइनस L माइनस हाफ S, 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 V माइनस L माइनस हाफ S। ठीक हो गया, याद हो गया जितना भी हुआ है ना। थोड़ा थोड़ा रटते जाओ, रटना भी नहीं है, समझने वाली चीज़ है। देखो कैसे निकलता है, अब समझो अगर याद नहीं हुआ तो। V का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल, इन फ्री एटम,
इन फ्री एटम मतलब जब एटम अपनी नेटिव स्टेट में होता है ना, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन अपनी नेटिव स्टेट में होता है तो उस पर कितने इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस शेल में होते हैं, ठीक है ना, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे नाइट्रोजन है तो उसमें 5 होते हैं, इस तरीके से है ये। और एल का मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लोन पेयर, इन लोन पेयर क्या होता है लोन पेयर, देखो दो टाइप के पेयर होते हैं, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। अभी इसको हम समझते हैं जरा। जैसे मेरे पास HCl है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कितना बनेगा 7 बचेगा। इसने तो इसने अपने एक इलेक्ट्रॉन और इसने अपने एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से एक बॉन्ड को क्रिएट करा, तो ये क्या हुआ, ये बॉन्ड पेयर हुआ, ये हुआ बॉन्ड पेयर, ठीक है ना। और एक बॉन्ड पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो इसके पास बचे ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर है। तो कितने लोन पेयर इसके पास, एक ये है, पेयर का मतलब दो के जोड़े होने चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा ये है, एक ये है, तो एक ये है, तो इसके पास कितने लोन पेयर हुए, 3 लोन पेयर हुए, 3 लोन पेयर हुए। मतलब लोन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लोन पेयर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके पास कितने बच गए बॉन्डिंग करने के बाद। और जो S है, S का मतलब क्या है, S का मतलब क्या है, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बॉन्ड पेयर में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, या शेयर्ड पेयर में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, शेयर्ड पेयर में इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अभी एग्जांपल से सब समझ में आ जाएगा। जैसे अगर मैं इसका एग्जांपल कराऊं तो पहला एग्जांपल जो है इसका वो है ओजोन का, O3। तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन 4 बनेंगे, यहाँ पर भी 4 बचेंगे, और इस पे एक ऑक्सीजन यहाँ पर डेटिव बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो भी कहते हो आप, इस तरीके से बनता है। तो मेरे से बोल रहा है चार्ज निकालो, एक तो A वाले में, एक B वाले में और एक C वाले में। तो मैं फॉर्मल चार्ज यहाँ पर कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। देखो फॉर्मल चार्ज A वाले में पहले आता है V माइनस L माइनस हाफ L, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल इन फ्री एटम। ऑक्सीजन के फ्री एटम में उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, माइनस L लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 बचे हैं, माइनस हाफ इंटू S मतलब कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन इसने शेयर कर रहे हैं, 1 2 3 4, शेयरिंग में टोटल कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये देखो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 टाइम कट जाएगा 4, तो क्या बना 6 माइनस 4 माइनस 2, माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6 हो जाएगा, और ये 6 है तो कितना आ गया, 0 आ गया। मतलब जो A वाला जो ऑक्सीजन है इस पे फॉर्मल चार्ज कितना है, इस पे फॉर्मल चार्ज कितना है, 0 है। 0 ही होगा क्योंकि इसने किसी से उधार कुछ नहीं लिया है, इसने किसी से कैरी वैरी नहीं किया है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिए हैं, तो इस पर +2 आना चाहिए और इस पर -2 आना चाहिए। चेक करते हैं, आइए चेक करते हैं इसको भी। अब मैं फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करता हूँ B वाले का। तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के 6 होते हैं, माइनस L में कितने हैं, लोन पेयर में 4, माइनस में हाफ इंटू S। अब तुम मुझे ये बताओ कि इसने शेयर्ड पेयर में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन रख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये कितना हो जाएगा 3 टाइम, तो ये कितना बन जाएगा 6 माइनस 4 5 6 7। तो इस पे कितने का चार्ज आ जाएगा तुम्हारा है, नहीं ये थोड़ा सा गड़बड़ हुई है, V माइनस L माइनस हाफ S, V माइनस L माइनस हाफ में S। एक सेकेंड अब हम कैलकुलेट करते हैं जो ऑक्सीजन B वाला है, ठीक है ना। इस पे कुछ ना कुछ चार्ज आएगा, इसका चार्ज 0 नहीं आएगा। अच्छा यहाँ पर अपनी गलती हुई है, हमने इसमें वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं, नहीं होंगे 4, देखो कैसे नहीं होंगे। ऑक्सीजन के टोटल वैलेंस शेल में कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। तो 2 तो इसने इसको दे दिए, तो ये 2 हटा दो। और ये देखो कि जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है वो इसने इसके साथ बॉन्ड बनाने में यूज कर दिए, तो V यानी कि वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 6 होंगे, माइनस लोन पेयर कितने बचे हैं, 2 ही हैं, ठीक है ना। लोन कितने हैं, 2 ही हैं, माइनस हाफ इंटू S। शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 2 3 जा 6, तो कितना आया 6 माइनस 5 प्लस 1, तो इसमें कितना का चार्ज आएगा +1 का। और वैसे ही इस ऑक्सीजन में आएगा -1 का चार्ज। और चेक करते हैं C वाले में
v माइनस एल कितने हैं इसके 6 माइनस हाफ इंटू एस कितना है 2, तो 2 या 6 माइनस 7 बराबर माइनस का 1, बराबर माइनस का 1, क्योंकि इसने एक हिस्से का ले लिया है, कैरी नहीं ले लिया है, एक्स्ट्रा नहीं ले लिया इसने इलेक्ट्रॉन अपने ऑक्टेट पूरा करने के लिए, और इसने इसको डोनेट करा है तो ये प्लस में रहेगा, इसने इससे लिया है तो ये माइनस में रहेगा। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। आगे चल के मैं आपको एक होमवर्क भी इसमें दे देता हूँ, ठीक है ना, इसको नोट करेंगे एक बार। एक होमवर्क है आपका फॉस्जीन, किस चीज़ का है, फॉस्जीन का। फॉस्जीन एक पॉइजनस गैस होती है, फॉर्मूला होता है COCl2, बना के दे रहा हूँ, ठीक है, आपको मेहनत नहीं करनी, इसमें स्ट्रक्चर में बना के दे रहा हूँ। इसको बनाने के लिए ना नोट कर लो, ठीक है, इसको होमवर्क से करके आना। और अब अपन देखने वाले हैं एक्सेप्शंस ऑफ ऑक्टेट रूल, जो कि आज का लास्ट टॉपिक है। एक्सेप्शंस ऑफ ऑक्टेट रूल, पहले देखो, हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल इसका एक्सेप्शन है, मतलब इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है, उसको बोलते हैं हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल। हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल में क्या होता है, ऑक्टेट रूल अगर हम लगा के देखें तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट रहता है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट रहता है ऑफ सेंट्रल एटम, इनकम्प्लीट ऑक्टेट रहता है ऑफ सेंट्रल एटम। जैसे मैं लेता हूँ एग्जांपल BeCl2 का, BeCl2 का एग्जांपल ले रहा हूँ, मेरा बेरिलियम बीच में आ जाएगा, कितने एटम है इसके पास, 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन, और Cl के पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी एक Cl होगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो एक Cl के साथ इससे बॉन्ड बनाया, एक Cl के साथ इससे बॉन्ड बनाया। तुम ध्यान से देखो Cl के कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस Cl के भी 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन इस Ba के कितने हुए, 1 2 3 4, तो ये क्या है, एक हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल है। लिखो इसको जल्दी से, साथ ही साथ लिखते चलना, अभी से हम ज़्यादा टाइम लगाएंगे नहीं इसमें, ठीक है ना। दूसरा है हाइपरवैलेंट मॉलिक्यूल, इसका एक्सेप्शन, दूसरा क्या है, हाइपरवैलेंट मॉलिक्यूल, हाइपरवैलेंट मॉलिक्यूल, इसमें क्या होता है, एक्सपेंडेड ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, एक्सपेंडेड ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। फॉर एग्जांपल पहला लिखो PCl5, जैसे फॉस्फोरस है तो Cl5 ना, तो कितने इसके पास एटम हो गए फास्फोरस के पास, 1 2 3 4 5 बॉन्ड है, और हर बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन, तो 10 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे इसके पास, तो एक्सपेंड हो गया ऑक्टेट। ऐसे ही इसके और एग्जांपल होते हैं, जैसे आपका IF7, ठीक है, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, इधर पे I रहेगा, इन पे FF, PCl5 है, IF7 है, ऐसे ही SF6 होता है, ठीक है ना, SF6 होता है, S बीच में रहेगा, F6, इसके टोटल कितने हो जाएंगे, 12 इलेक्ट्रॉन हो जा रहे हैं, देखो चेक करो, इसके टोटल कितने हो जा रहे हैं, 14 इलेक्ट्रॉन हो जा रहे हैं, तो ये तो 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो जा रहे हैं ना, तो क्या हो गया, ऑक्टेट रूल ब्रेक कर गया, ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं हो रहा है यहाँ पर, ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो 2 एक्सेप्शन तो देख लिया अपन ने ऑक्टेट रूल के।
तीसरा है ऑड इलेक्ट्रॉन पेयर, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल या फिर पेयर। जैसे NO है आपका नाइट्रोजन, NO नाइट्रोजन के वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के 6 होते हैं, कितने बने? 11 ही तो हो रहे हैं, 11 हो जा रहे हैं मान लो, ऑड है। तो जब ऑड है तो वो ऑक्टेट कैसे बना सकता है ना? ऑक्टेट में तो 8 भी तुम्हारा क्या है, इवन है। और जब ये ऑड हो जा रहा है तो यहाँ पर भी ऑक्टेट रूल तुम्हारा ब्रेक हो जा रहा है, ठीक है ना? ऑड इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें आ जा रहा है, तो ऑड इलेक्ट्रॉन पेयर की बात है। चौथा जो है ऑक्टेट रूल जो है ना, इट इज बेस्ड ऑन, ये किस पे बेस्ड है? केमिकल इनर्टनेस ऑफ नोबल गैसेस, केमिकल इनर्टनेस ऑफ नोबल गैसेस। इसका मतलब ये है कि नोबल गैसेस के आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसी बेसिस पे इसने कहा है कि हर इलेक्ट्रॉन में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। लेकिन नोबल गैस भी कभी कभी रिएक्ट कर जाती है। एग्जांपल डालो, जेनॉन एंड रेडॉन इसमें एक्सेप्शन आते हैं। किसमें आता है? जेनॉन। जैसे ZeOF2, ये क्या कहता है ना कि नोबल गैस कभी भी रिएक्ट नहीं करती, और वो इसलिए नहीं करती क्योंकि उसका ऑक्टेट पूरा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ क्या है, यही ब्रेक हो जा रहा है। ऐसे ही ZeF4 भी एक कंपाउंड होता है, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड जेनॉन एंड रेडॉन फॉर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी ऑक्टेट रूल जो है हमारा वो ब्रेक हो जाता है। यहाँ पर भी ऑक्टेट रूल प्रॉपरली फॉलो नहीं हो रहा है, यहाँ पर भी ऑक्टेट रूल प्रॉपरली फॉलो नहीं हो रहा है, क्योंकि ये क्यों रिएक्ट कर रही है फिर नोबल गैस अगर उसका ऑक्टेट पूरा है तो ना, ये पॉइंट है। तो ये थे फिर 4 टॉपिक आज के। अब मिलते हैं सेकंड लेक्चर में भैया। सेकंड लेक्चर में क्या होने वाला है? कुछ नहीं, रेजोनेंस वगैरह पढ़ेंगे, थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, कुछ ऐसे डिस्कशन रहेगा, थोड़े बहुत क्वेश्चन बीच बीच में करते रहेंगे ना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।